सत्य की डायरी रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध कुटुयान और काव्य सत्य। उस गली पर झांकती हुई गैलरी में हम दोनों बैठे हुए थे। बात की कड़ी जैसे बीच ही में आकर टूट गई थी। भाव विचार एकत्र करने में जितने हम व्यस्त दिखाई देते उतने ही बिखर जाते। जीवन और चरित्र पर, विशेषकर किसी की जिंदगी के विकास के इतिहास चित्रों और उसके व्यक्तित्व के चरित्र के चित्रों पर सोचते सोचते मन किसी दार्शनिक भावना में डूबता सा प्रतीत होता। गैलरी के नीचे गली लगातार चल रही थी। वह पढ़ी लिखी सुंदर युवतियों और उन्हें चोरी चोरी देखने वाले या उजागर एकटक देखने वाले नवयुवकों की बहती भागती पात हमारे लिए रोज का ही दृश्य था। रोज़ रोज़ वही रोमांटिक किस्से, जुम्मा तालाब में अनेक कारणों से वे ही आत्महत्याएं, वे ही झगड़े और वही स्नेह और प्रणय, वे ही जीवन संघर्ष और वे ही कटुताएं, वही शोषण, वही गरीबी। यह कब बदलेगा? मेरा मित्र एक दूर बैठे कौवे की तरफ देख रहा। वह लगातार गर्दन मटकाता हुआ चारों ओर चालाक नजरें घुमाता एक छप्पर पर बैठा था। पता नहीं उसकी नज़रों में मित्र को क्या दिखाई दिया। हम अभी भी चुप थे, बातें करने में बिल्कुल असमर्थ। जबान को माना लकवा मार गया था। भावों को पंख निकल आए थे, गैस के धुमेले पंख और बीच बीच में झांकने वाली एक आध चिंगारी। भाव इतने अस्पष्ट थे, इतने कोहरेले, किंतु भयंकर यथार्थ। वे सत्य किसी केंद्रीय दर्द के संदेशवाहक दूत थे। स्काउट थे, गुप्तचर थे, क्या थे ईश्वर जाने। अस्तित्ववान थे और हम उनके अस्तित्व से दबे जा रहे थे। पर हमें वे अच्छे लग रहे थे। उनमें खो जाना, डूबकर तिरोहित हो जाना हमें अच्छा लग रहा था। मैं मित्र के चेहरे की तरफ देख रहा था, मानो वह पाठशाला का ब्लैक बोर्ड हो और किसी जाद के इंद्रजाल से उस पर आप ही आप सही सही गणित सही पद्धति से उभर आने की संभावना हो। लेकिन नहीं, मित्र का चेहरा प्रातःकाल के धुले पूछे, काले गोरे, चिन्हहीन, भावहीन ब्लैक बोर्ड सा ही दिखाई दिया। मैंने एकाएक बिल्ली की एक म्याऊं सुनी। वह वहाँ थी, एक बड़े से आले में दुबकी बैठी थी। मैं तब से यहाँ हूँ, किंतु सामने के ताक की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। मैंने अकस्मात यह महसूस किया कि गर्दन मटकाते हुए चालाक नजरों वाले कौवे सरीखा या किसी की सावधान प्रतीक्षा में बैठी उस चिर जागरूक बिल्ली सरीखा कुछ मनुष्य के भीतर भी है। अपने ही मन को फंसाने वाले रंगीन कोहरेले सपनों या भावों या विचारों की महान परंपरा पहले भी थी, आज भी है, किंतु अपना ही मन सोउद्देश्य रूप से फंस जाता है और वे भी सोउद्देश्य रूप से फंसा लेते हैं, मानो दोनों फंसाने के लिए तैयार बैठे हों। नहीं तो कोई कारण नहीं कि आदर्श की बात या काम करते हुए मनुष्य मात्र आत्म प्रस्थापन के स्वार्थ को ही प्रधान बनाए रखे। यह स्वार्थ कितना घनघोर होता है, यह हमारे जीवन में अनुभव करने और दर्शन करने की एक चीज़ है। मैंने तनाव दूर करने की गरज से मित्र से पूछा, तो तुम इंदिरा के यहाँ कब जाओगे? मित्र हंस पड़ा। उसने कहा, मैं क्यों जाऊँगा? उसके आंसू मुझे झूठे मालूम होते, लगातार रोते रहने का वह दृश्य भी मुझे झूठा मालूम होता। अब हंसने की मेरी बारी थी। मित्र मेरी हंसी से चौंक उठा। उसे लगा कि मैं उसे चिढ़ाने के लिए या जानबूझकर गलत फहमी पालने के लिए प्रवृत्त हूँ, उन्मुख हूँ। उसे लगा मैं इस प्रकार उसका अपमान करने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। अपने भीतर का उफान दाब कर उसने समझाते हुए कहा, हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सही है, मानो, बात मानो। मैं आराम कुर्सी पर से उठ बैठा, गैलरी के बाहर देखने की कोशिश की और अंदर चला गया। मेरा ख्याल है कि अंदर जाकर उसने मेरी भाभी से चाय बनाने की प्रार्थना की, शायद गिड़गिड़ाया भी। जब वह गैलरी में लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब उलझन थी। मैं समझ गया कि उसका संबंध चाय से नहीं था। उसने आराम कुर्सी पर फिर से बैठने ही कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं? पढ़ी लिखी स्त्री, आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त, लेकिन उसमें दम नहीं। उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं। वह सब कुछ तैयार पका पकाया चाहती। वह उसकी संस्कृति और वातावरण का अंग है। तुम जानते हो वह महाराष्ट्रीय नहीं है। मैंने आश्चर्य से कहा, तो? उसने जवाब दिया, वह पारसी है। उसका नाम है कटुयान। बचपन से अंग्रेजी तालीम, मराठी भाषा विशुद्ध मराठी बोलती है। वह कहीं भी टीचर हो सकती थी। अनेक पारसी सज्जन जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं उसका साथ देते। मैंने कहा भी था, लेकिन उसने मात्र असमर्थता बताई। वह अपनी कौम से भागती रही है, उसके कारण भी हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। मित्र ने आगे कहा, यह ठीक है कि कृष्ण मुरारी शुक्ल आज उसके साथ विवाह नहीं कर सकता।
कुटुयान और शुक्ल के बीच यह तय भी हो गया कि ठीक 10 महीनों के भीतर वह अपनी बड़ी बहन की शादी कर देगा। उसके बाद शुक्ल पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम शुक्ल को जानते हो, कान्य को उपज जाती है। अगर उसने बहन की शादी के पहले अपना विवाह कर लिया तो बड़ी बहन की शादी में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरे समाज में इस पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। वह सही कह रहा था। शुक्ल ने क्या कम मुसीबतें उठाई हैं कुटियान के लिए। अपनी पढ़ाई करना, घर से भागी हुई कुटियान को पालना और नियमित 100 रुपये माहवार दूर गांव में पिताजी को देना। पिछले 1.5 साल में वह तो मर गया। और अब वकालत करने के लिए जब शुक्ल अपने गांव चला गया, शहर नहीं वरन देहात में, वहां से हर माह वह कुटियान को 100 रुपये माहवार भेजता और हमेशा पत्र लिखता। 2-3 बार वह उससे मिलने के लिए आया भी, मुझसे भी मिला है। मैं कुटुयान को अकेली जान हफ्ते में 2-1 बार तो जाया ही करता। बताइए, 100 रुपया कुटुयान को पुराते नहीं थे। 50 तो सिर्फ मकान का किराया था। मैंने उससे कई बार कहा कि वह नौकरी तलाश कर ले। वह वैसा न करने की कई कारण उपस्थित करती। शी वॉज डैम फूल। जब शुक्ल की आमदनी बढ़ गई तो उसने कुटुयान को भी ज़्यादा पैसा भेजना शुरू किया। कुटुयान ने मुझे खुद बताया। और इसमें कोई शक नहीं कि कुटियान और शुक्ल पर गहरा प्रेम था, लेकिन त्याग शुक्ल का ही था। कुटियान हमारे यहाँ आया करती, वह हमारे घर में रहना भी चाहती थी, पर सवाल यह है कि उसे संरक्षण की इतनी भूख क्यों। मैंने इनकार कर दिया। मैं एक पारिवारिक उलझन क्यों लूँ? लोग क्या कहेंगे? भाई माता पिता क्या कहेंगे? दूसरे, उन दोनों के लिए जितना त्याग मुझे करना चाहिए उससे ज़्यादा मैं तकलीफ़ उठाई है। आखिर वे दोनों मेरे कौन होते हैं? इतने में चाय आ गई। भाभी कुटुयान की बातें सुनकर हंसते हुए बोली, तो आपको अब तक नहीं मालूम था कि वह कौन है? आपने तो हमारे यहाँ देखा है उन्हें। मैंने मजाक करते हुए कहा, मैंने सोचा कि हमारे मित्र की वे दोस्त होंगी या आपकी दोस्त होंगी। मैं व्यक्तिगत मामले में दस्तंदाजी नहीं करता। भाभी पास की कुर्सी पर बैठ गई। मित्र ने कहना जारी रखा, मैं जब जब उसके घर पर जाता वह लगातार रोती। अगर मैं उसकी अनवरत अश्रुधारा की बात शुक्ल को लिख देता तो वह माँ बाप को छोड़ यहाँ आकर बस जाता। अपने ही हाथ से परिस्थिति की अनुकूलता जो उसने बनाई वह अपने ही हाथ से नष्ट कर देता। किंतु धीरे धीरे मुझे संदेह होने लगा कि कुटुयान के आंसू विरह के या वियोग के नहीं, स्नेहजन्य नहीं, वरन अपनी आरक्षा के दुख से पैदा हुए हैं। वह आरक्षा जो शुक्ल के 100 रुपये माहवार के बावजूद बरकरार रहना चाहती है, जो अपना बढ़िया मकान, उम्दा फर्नीचर और मोहक वातावरण नहीं छोड़ना चाहती। बस मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। आगे की बात नहीं बताऊंगा। इतना निश्चित है कि वह शुक्ल के प्रेम से वशीभूत होकर शुक्ल को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो आंसू वह लगातार बहा रही वे विरह के कहे जा सकते हैं, क्योंकि आरक्षा का भाव विरह से उत्पन्न हुआ है। किंतु उस दुख की कटुता, उसकी तीव्रता आरक्षा की है, विरह की नहीं। मित्र ने जोर जोर से आगे कहना शुरू किया, उसके आंसू काव्य सत्य हैं, उसका उल्लास काव्य सत्य है, उसका प्रेम काव्य सत्य था, उसका विरह काव्य सत्य है, उसका वियोग काव्य सत्य है। यह कहकर वह उठ गया। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हारे इस मंतव्य के कोई विशेष कारण है? उसने कहा, हाँ। उसकी बातचीत से भी यह जाहिर हो गया था कि अगर उसकी रक्षा के लिए कोई और आ जाए तो वह शुक्ल को छोड़ भी सकती है। मज़ा यह है कि मेरे ही सामने शुक्ल के लिए आंसू भी बहा रही। प्रश्न यह है कि उसकी रक्षा करने वाला यह कौन होगा? उसी ने मुझे बताया कि फला शहर में रहने वाला उसका एक पुराना पड़ोसी तरुण डॉक्टर पटवर्धन है। फिलहाल वह रक्षक के पद पर आसीन हो सकता, कल और किसी पद पर। वह उसका गुण वर्णन करते करते नहीं थकती। मैं तो रोज़ कुटुयान के पास जाता हूँ, उसे खूब समझाता हूँ। इस बीच मेरा चेहरा फक हो गया था। कुटुयान में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मित्र के एक वक्तव्य से मुझे बहुत धक्का लगा। उसने काव्य सत्य का नाम लिया था। मैं बहुत देर तक स्तब्ध बैठा रहा। उसका मतलब क्या था? गैलरी में हम शाम में बैठे हुए थे, वहाँ अंधेरा हो रहा था। भाभी ने स्विच ऑन किया, मैं अपने काम से अंदर चली गई। फिर से अजीब चुप्पी छा गई, वही स्तब्धता, वही निर्वाक शून्य। 20 मिनट बाद जब हम दोनों मित्र घर के पीछे विशाल मैदान पर पहुंचे तो आसमान में तारे चमचमा रहे थे। असीम आकाश और निस्सीम मैदान। लगता था जैसे हम इस मनोहर दूरियों में घुलकर एकाकार हो रहे हों। कहीं दूर एक जगह से घंटे की ध्वनि सुनाई दी। हम आगे आगे बढ़ते गए। दूर एक टीला था, अंधेरे में विलीन। हम उस पर चढ़कर बैठना चाहते थे। वहाँ मीलों दूर की हवाएं आती, चारों ओर हमारा आलिंगन करती, कहीं दूर हमें उड़ा ले जाना चाहती। जब हम उस टीले पर पहुंचे तो एक ठूठ के नीचे
मैं बैठ गया। इच्छा हुई कि उसकी एक डाल पर चढ़ा जाए। मैंने मित्र से पूछा तो उसने इनकार कर दिया। मेरे मन में जो बात घुल रही थी वह निकल पड़ी। मैंने कहा, तुम काव्य सत्य को क्या समझते हो? तुम काव्य सत्य को क्यों बदनाम कर रहे थे? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी वाणी से ही उसने ताड़ लिया होगा कि मैं उसे विक्षुब्ध हूँ। उसने कहा, ओहो, मैं भूल गया कि तुम साहित्यिक हो और कवि भी हो, लेकिन तुम्हें बुरा लगने की बात नहीं थी। मैं उसे क्या समझता? जब से मैं उसे मिला हूँ तब से वह साहित्य के मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहा था। उसने मेरे कई आदरणीय मित्रों की चीड़ फाड़ की थी, इसलिए मुझे पहले ही बुरा लगना या लगते जाना स्वाभाविक था। बीच में जब वह कुटियान की अंतकथा आई तो मैं समझ नहीं सका कि उस कथा से चर्चा का क्या संबंध। मैंने अनुमान किया था कि वह केवल दूसरी बहस छेड़ने के उद्देश्य से उकताहट दूर करने की निमित्त शुरू की गई है, किंतु जब उसने काव्य सत्य का उल्लेख करके उसे बदनाम करने की कोशिश की तो भीतर ही भीतर मेरा उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक था। उसने कहा, काव्य सत्य को मैं बदनाम नहीं करना चाहता। मेरा प्रश्न सीधा साधा था। काव्य में जीवन के कुछ मूल्य और दृष्टि प्रकट होती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन मूल्यों से आपके आचरण का सामंजस्य है? मैं स्तब्ध हो गया। मैंने कहा, काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। उसने जवाब दिया, यह आंशिक सत्य है। जहाँ मात्र भाव प्रकट होते हैं वहाँ एक दृष्टि भी प्रकट होती है। प्रश्न यह है कि क्या यह दृष्टि आचरण से सामंजस्य स्थापित कर चुकी है अथवा आचरण से सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रही है? मैंने कहा, आचरण से आपका क्या मतलब? उसने उत्तर दिया, आचरण से मतलब आचरण। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक कवि अपनी प्रेमिका पर कविता रचता, सुंदर कविता। आचरण में आप इसकी अपेक्षा अवश्य करेंगे कि वह अपनी प्रेमिका के प्रति निस्वार्थ दृष्टि रखता है या नहीं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, उसका आचरण उसके काव्य की कसौटी नहीं है। उसने धीरे धीरे विचारते हुए जवाब दिया, कौन कहता है? इसीलिए मैं काव्य सत्य को सत्यत्व से इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वह मात्र काव्य सत्य है। वह यदि इससे कम नहीं तो उससे ज़रा भर भी अधिक नहीं। वह काव्य सत्य है। वह एक वंचना, स्वप्न की उपज, अहम की प्रक्षेप का एक परिणाम अथवा आत्माभिनय का साहित्यिक रूप हो सकता है। मैंने जल्दबाजी में उससे कहा, लेकिन इससे तुम निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यदि आप लोग केवल काव्य सत्य को महत्व देते होते तो अपने अनजाने ही एक भयानक भूल कर बैठते। वह यह है कि एक व्यक्ति साहित्य में जितने मूल्यों की स्थापना करता वे मूल्य उसके आचरण की मूल्य प्रेरणा हो, यह आप अपने लिए अनावश्यक, इररिलेवेंट मानते हैं। इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। एक प्रकृतिवादी के लिए आपकी दृष्टि से यह आवश्यक नहीं रहा कि वह अपने घोषित लक्ष्य के अनुसार अथवा जीवन मूल्यों के अनुसार अपने आचरण भी बनाए। एक आदर्शवादी साहित्यिक अपने व्यक्तिगत जीवन में सुविधा को ही विकास का मूल नियम मान अपने साहित्य में घोषित जीवन मूल्यों को एकदम विरुद्ध आचरण कर सकता है, कह रहा है और करेगा। उसी प्रकार दूसरा मानवतावादी कवि साहित्यिक घोषित जीवन मूल्यों के विरुद्ध अपने साहित्य में संस्थापित अथवा प्रतिबिंबित जीवन मूल्यों के विरुद्ध लगातार आचरण करता हुआ आपको दिखाई देता है। मानव के जीवन मूल्यों की संस्थापना साहित्य के उत्तम अथवा साधारण होने की कसौटी नहीं। अब मैं उसकी पूरी बात समझ गया था। मैंने कहा, मन वचन कर्म के सामंजस्य की भारतीय साहित्यिक परंपरा के वह विरुद्ध जाता है। उसने कहा, केवल यही नहीं, साहित्य जीवन से उपजता है और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन पर ही होता है। इसलिए हमें साहित्य के मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ देखना ही होगा। तब हम साहित्य के रूप शिल्प की ही नहीं वरन उसके मनोवैज्ञानिक तत्व की भी आलोचना करते हैं। और यदि हम में सूक्ष्मदर्शिता और उचित मात्रा में संवेदन क्षमता है तो हम यह देख लेते हैं कि उस मनोवैज्ञानिक तत्वों के गुण क्या है, सामर्थ्य क्या है, क्षमता क्या है, सीमा क्या है। सीमा पर हमारी दृष्टि जानबूझकर ठहरनी चाहिए। मैं चुप हो गया। मैं भी सुनना चाहता था। वह निस्संदेह इस समय दार्शनिक मनस्थिति में था। उसने अपना निवेदन जारी रखा, असल में साहित्य एक बहुत धोखे की चीज़ हो सकती है। वह एक विशाल वंचना स्वप्न भी हो सकता है। इसलिए केवल एक ही कसौटी से साहित्य को नापना उचित नहीं। केवल साहित्यिक कसौटी से ही साहित्य को नापना अथवा केवल समाजशास्त्रीय अथवा केवल मनोविज्ञानवादी दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना मेरी दृष्टि से असंगत है। वह अंततः विघातक भी है। यह बात अलग है कि एक विशेष अवधि में विशेष साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए अथवा अनुत्साहित करने के लिए एक अलग नीति अपनाने का ख्याल से केवल एक रेखीय, एक दृष्टीय आलोचना
आलोचना की जाए। वह नीति सही है या गलत, यह अलग प्रश्न है। जीवन में हर पहलू दूसरे पक्ष का अविच्छिन्न अंग है। वे परस्पर समाविष्ट हैं, वे परस्पर प्रविष्ट हैं। हम वैचारिक सुविधा की दृष्टि से उन्हें एक दूसरे से अलग करके देखते हैं, किंतु यह वैचारिक सुविधा जिंदगी पर थोपना बिल्कुल गलत है। जब साहित्य जीवन से प्रसूत होकर जीवन को प्रभावित करता है, तो वस्तुतः उसकी खरी कसौटी भी जीवन ही है, और यह जीवन वस्तुतः एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसके विचित्र पक्ष हैं और पहलू एक दूसरे में समाहित, प्रविष्ट और परस्पर सन्निहित है। इस अंतिम स्तर पर बात करते हुए आप देखेंगे कि साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों से देखना आवश्यक है, और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं न अनेक है, वरन अनेकों अभेद्य इकाई है। इसलिए केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उसके साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं, मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। यह तो ठीक है कि जीवन मूल्य अथवा आदर्श प्रस्थापित करने वाले साहित्य श्रेष्ठ तभी होता है जब उसमें उत्कट भावानुभूति हो, अर्थात उत्कट भावानुभूति महत्वपूर्ण है। किंतु जिसके प्रति वह भावानुभूति है, वह वस्तु न केवल उस अनुभूति का आधार है, वरन वह उस अनुभूति को उत्कट करने में सहायक होती है। वे जीवन मूल्य उस अनुभूति को तपाने में जब सहायक हो रहे, तो साहित्यिक दृष्टि से उनका मूल्य बढ़ जाता। उन जीवन मूल्यों द्वारा संकेतित जीवन के अंतर्बाह्य सामंजस्य और संगति का तकाजा भी कोई माने रखता है। साहित्य से उसका तकाजा करना गलत नहीं, माना कि वह तकाजा साहित्य की साहित्यिक गुणों की परख की कसौटी हमेशा नहीं हो सकता। सामंजस्य और संगति की बात सुनते ही मेरा मन कुटुयान की तरफ खिंच गया। निसंदेह वह सुंदर थी, माना कि उसमें सामंजस्य या कह लीजिए संगति नहीं थी, अथवा कह लीजिए कि वह कृष्ण मुरारी शुक्ल द्वारा अपनी आरक्षा से त्राण प्राप्त कर लेने के कारण उसके फलस्वरूप ही उससे प्रेम करती थी। माना कि उसका स्नेह आरक्षा से त्राण की एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, किंतु क्या यह सही नहीं कि सामंजस्य, संगति अथवा कोई नैतिक कल्पना यदि आंतरिक रूप से जीवन पर लागू की जाए तो व्यक्ति के प्रति बहुत अन्याय हो सकता। आचरण में सामंजस्य, संगति अवश्य चाहिए, इसमें कौन इनकार करेगा, किंतु आए दिन लोग स्थूल और कृत्रिम तथा अपनी स्वार्थ दृष्टि से दूसरों में सामंजस्य की कल्पना को साकार देखना चाहते। उस दृष्टि ने मनुष्य के विरुद्ध बहुत बहुत पाप किए हैं। थ्योरी में मन, वचन, कर्म के सामंजस्य अथवा व्यक्तित्व की संगति की बात करना सहज भी है, आवश्यक भी है, किंतु उस थ्योरी को दूसरों पर लागू करते वक्त कितनी मर्मज्ञ विश्लेषण शक्ति और ज्ञानक्षम संवेदन बुद्धि की आवश्यकता है, कितनी सहानुभूति क्षमता की जरूरत है, यह किसी से छिपा नहीं है। मेरा मित्र मेरी भावनाएं नहीं ताड़ सका। उसका यह कहना बिल्कुल ही ठीक था कि साहित्य में प्रगतिवादी किंतु जीवन में प्रतिक्रिया से घनिष्ठ सहचरत्व की पोषक, साहित्य में मानवतावादी किंतु जीवन में शोषकों की अभिन्न मित्र, इस प्रकार की विद्रूप भयानक आकार वाली विसंगतियां आलोचक न देख पाए। साहित्यिक गण सौजन्यवश चुप रहे, लेकिन साहित्य से प्रेम रखने वाली जनता उन्हें अपनी करोड़ों आंखों से देखती है, और चूंकि आलोचक और संपादक तथा साहित्य के अन्य नेता इसे नहीं देख पाते, इसलिए वह उन्हें धिक्कारती भी है। यह सही है। यदि यह सच है कि साहित्य में प्रकट या संस्थापित जीवन मूल्य उस साहित्य के साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं है, तो यह भी सच है कि वे जीवन मूल्य के सृष्टा से संगति की अपेक्षा रखते हैं, और यदि वह अपेक्षा भंग हुई तो साहित्य और समाज में उचित परंपरा का विकास नहीं हो सकता। किंतु उसके साथ साथ यह भी सही है कि सामंजस्य की कल्पना यांत्रिक रूप से लागू नहीं की जा सकती। यह तो ठीक है, इस बात का शीघ्र पता चल जाता कि एक प्रगतिवादी विद्यार्थी मजदूर किसानों की हड़तालें तोड़ता है या नहीं, या वह जनता के विरुद्ध अधिकारियों का गुप्तचर है या नहीं, अथवा वह एक दोहरी, दुरंगी और दुमुही नीति का अवलंबन कर रहा है या नहीं। इनकी रूपरेखाएं स्पष्ट होती हैं। साधारण पढ़ी लिखी जनता इसे खूब जानती। अवसरवादी दृष्टियां और कार्यनीति के विविध रूपों और प्रकारों का तुरंत पता चल जाता है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की विसंगतियां छोड़ जो तुरंत ही प्रकट हो जाती, अन्य विसंगतियां पहचानना मुश्किल रहता, और बहुधा मनुष्य अपने मानसिक स्वार्थों की दृष्टि से अन्य में विसंगतियों का आरोप कर देता है। मनुष्य की मानसिक मनोवैज्ञानिक स्मार्ट बुद्धि ऊंचे आदर्शों के आगे करके उनके झंडे के नीचे काम करती।
उनके मंदिर में बैठे अपने शिकार करती, अपना धंधा करती। इसीलिए वह अपनी पूर्ति के लिए सामंजस्य या संगति अथवा ऐसे ही किसी आदर्श की कल्पना को व्यक्ति पर यांत्रिक रूप से लागू कर सकती है। क्या मालूम कि मेरे मित्र का कुटियान पर लगाया गया आरोप बिल्कुल सही हो और उसमें कहीं भी किसी गलती की मिलावट नहीं हो। कौन जानता है। यही वे विचार थे जो मेरे मन में घुस रहे थे। मुझ में और मेरे मित्र में एक अजीब ढंग की दूरी बढ़ रही थी। हम दोनों साथ साथ घर वापस लौट रहे थे, किंतु मैं सिर्फ फासले से चलता जा रहा था। हम दोनों चुप थे। जब घर पहुंचने वाले रास्ते के अंतिम चौराहे तक मैं पहुंचा तो मैंने अपने मित्र से सिर्फ इतना ही कहा, मनुष्य की ज्ञान शक्ति की भी सीमाएं हैं, क्या इसे पहचानना ज़रूरी नहीं है। उसने मेरी तरफ क्षण भर देखा, उत्तर दिया, बिल्कुल सही। मैं स्वयं यही बात सोच रहा था। हमें ज्ञान शक्ति की सीमाओं का गहरे से गहरा ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि गलतियां टाल सकें, अपने कार्यों को अधिक फलप्रद बना सकें। जब मैं बिस्तर पर सोया तो मुझे सुख ने चादर ओढ़ा दी।